हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं फैज़ुर रहमान आपके लिए लेकर आया हूँ नीट चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। एक सीरीज़ होगा जिसमें बहुत सारे वीडियोस आएंगे नीट चैप्टर वाइज सॉल्यूशन पे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज मोशन इन अ प्लेन से। ठीक है, आइए देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन स्केलर्स एंड वेक्टर्स के हैं। ये है आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसमें चार ऑप्शन दिए, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो डिस्टेंस के पास चूंकि मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए हम डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या है कि इसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन। बाकी ये जो ऑप्शन है दोनों ये भी रॉन्ग है। हीट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है हीट, कोई है ही नहीं, डायरेक्शन तो है ही नहीं इसका हीट का। एनर्जी भी क्या है, एनर्जी के पास भी डायरेक्शन नहीं है, एडअप हो जाता है, हीट एडअप कर सकते हैं आप और एनर्जी को भी ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी दोनों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 6 वैक्टर्स दे रखे हैं ए टू एफ, ए थ्रू एफ, हैव द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको फाइंड करना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही हैं, और आपको वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं कि वेक्टर ए टू, वेक्टर एफ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि सारे वेक्टर्स को आप एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर लें। क्योंकि वेक्टर क्या होता है ना, वेक्टर एक तरह का, वेक्टर के पास स्लाइडिंग प्रॉपर्टी होती है कि मैं वेक्टर को क्या कर सकता हूँ, स्लाइड कर सकता हूँ। तो आप क्या करें कि वेक्टर को स्लाइड करके एक पॉइंट पे क्या कर लें, कंसंट्रेट कर लें। ठीक है, तो क्या करते हैं, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। टू वेक्टर ए हो गया ये, वेक्टर बी डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड ले लें। वेक्टर सी को आगे कर लेते हैं एक्सटेंड। वेक्टर डी अपवार्ड है तो इसको अपवार्ड कर लेते हैं, वेक्टर डी। वेक्टर ई एंड वेक्टर एफ। और हमें चार ऑप्शन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एफ के इक्वल, बी डी प्लस सी एफ के इक्वल, ऑप्शन सी डेट इज डी प्लस ई वेक्टर एफ के इक्वल, एंड ऑप्शन डी बी प्लस ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ। देखें, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर है, वेक्टर बी। ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है। अगर इस दोनों का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना हो ना, तो ये रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के बीच में आता है। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ऐसा नहीं होगा कि रिजल्टेंट इधर आ जाए, ऐसा भी नहीं होगा कि रिजल्टेंट इधर आ जाए, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि रिजल्टेंट इधर आ जाए। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में ही दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं कि वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी, चलो ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। बोल्ड है वेक्टर एफ के बराबर है। देखो वेक्टर एफ इधर है तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, दोनों के बीच में इसका रिजल्टेंट है, नहीं है। इट मीन्स डैट कि ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वेक्टर डी और प्लस वेक्टर सी है। तो वेक्टर डी क्या है, वेक्टर डी अपवार्ड है और वेक्टर सी किधर है, टू दी लेफ्ट है, टू दी राइट है। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट बोल रहा है ये वेक्टर एफ है। देखो होगा, इस पे फिट करो, इस पे अगर हम फिट करते हैं तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि वेक्टर दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर है बीच में होना चाहिए, बट ये क्या है, साइड में है, नहीं होगा। ऑप्शन बी भी क्या है, रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी को हम वेरीफाई करवाते हैं। ऑप्शन डी को अगर हम वेरीफाई करवाएं, सॉरी ऑप्शन सी को, तो वेक्टर डी अपवर्ड है और ये वेक्टर क्या है, वेक्टर ई है, और दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वेक्टर एफ आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसको वेरीफाई कर रहा है। इट मीन्स डैट कि क्या होगा, वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई का रिजल्टेंट होगा। तो ये ऑप्शन सी क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी को अब हम देख लें। ऑप्शन डी में क्या है कि वेक्टर बी, तो वेक्टर बी किधर है, डाउनवर्ड है वेक्टर बी,
और वेक्टर ई, और दोनों का रिजल्टेंट जो है वो किधर दे रहा है, वेक्टर एफ इधर दे रहा है। तो ये क्या है, रॉन्ग है। इट मीन्स डैट के ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि आपको ये फाइंड करना है कि इफ़ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो कोई यूनिट वेक्टर है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है 0.5 यूनिट वेक्टर आई माइनस 0.8 यूनिट वेक्टर जे प्लस सी यूनिट वेक्टर के। ये कह रहा है कि इसका अगर ये यूनिट वेक्टर है, दिस वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर, तो हमें ये फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ सी क्या होगा। सबसे पहले आप ये समझे कि जो भी वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर, मान लो ये आर यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये क्या होगा, 1 होगा। सेम इसी तरह इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो आप इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करें, ठीक है। 0.5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। जब आप इससे फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप सी का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल है, आप इसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको क्या होगा, मिल जाएगा। फिर अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको कह रहा है कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वैक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वैक्टर्स देन एंगल बिटवीन दिस टू वैक्टर्स इज। आपको ये कह रहा है कि कोई वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी है। इसमें ये कंडीशन दे रखा है कि इस दोनों का जो सम है, मैग्नीट्यूड जो दोनों का है, मान लेते हैं ये कह रहा है क्वेश्चन में कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसके जो मैग्नीट्यूड हैं ये इक्वल हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर के बीच बी के बीच का एंगल क्या होगा, ये निकालना है। तो इसको अगर हम सिंपली सॉल्व करें तो देखें, वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का होल स्क्वायर होगा प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 ए बी कॉस थीटा होगा। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ए माइनस बी को, तो क्या होगा, वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए बी कॉस थीटा होगा। अच्छा, क्या होगा इसमें कि ये वेक्टर ए स्क्वायर से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, और ये वेक्टर बी स्क्वायर से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। और ये जो है अगर हम इसको इस साइड ले आते तो ये क्या हो जाएगा, 4 बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमें ये देखना है कि अगर इन सब का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो इससे क्या है कि 0 का क्या मतलब है कि वेक्टर ए तो 0 होगा नहीं, वेक्टर बी भी 0 नहीं होगा। तो इन सब को 0 होने के लिए क्या होना है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो, π/2 हो, डैट इज़ 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि द वेक्टर्स ए एंड बी आर सच डैट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, देन एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स इज। ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेम है। तो सेम तरीके से बनाएंगे तो इसका भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, आंसर 90 डिग्री होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सेम बनाना है जैसे हमने पहले के क्वेश्चन को बनाया 4 5 को, उसी तरह इसको भी बनाना है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना है। तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर दे रखा है, और बोल रहा है कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए एंगल कैसे फाइंड आउट करके हम तो इसको सॉल्व करते हैं। बस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका तो ए ही हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस इसका ये अंडर रूट होता है, अंडर रूट देना भूल गया था। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्या था कि यहाँ पे हमें अंडर रूट देना होगा, अंडर रूट। ठीक है,
अंडर रूट, और ये दोनों अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये भी हट जाएगा अंडर रूट और ये भी हट जाएगा। यहाँ पे हम अंडर रूट देंगे, ठीक है, ये अंडर रूट हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अगर हम ये कर लें तो ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है। अब अगर हम दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, देखें इसका स्क्वायर a स्क्वायर इसके a स्क्वायर से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, और इसका b स्क्वायर इसके b स्क्वायर से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। और हम इसको अगर हम इधर ले आते हैं टू दी राइट हैंड साइड तो ये क्या हो जाएगा 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से 2ab कॉमन ले लेते हैं, तो 2ab कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करो कि ये वाला वैल्यू तो 0 होगा नहीं, 2ab 0 होगा नहीं, 0 किसको होना है, कॉस थीटा माइनस 1 को 0 होना है। तो अगर ये दोनों 0 हो रहा है इट मीन्स डैट कि कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो, 2 पाई हो, ठीक है। तो यहाँ अगर हम आंसर मैच करवाते हैं ऑप्शन नंबर 6 में तो हम ये देखते हैं कि 0 डिग्री दे रखा है, तो इसी पे हमको क्या इसी पे टिक करना होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a b एंड c आर गिवन दैट इज़ 3 4 एंड 5 यूनिट रिस्पेक्टिवली। और कंडीशन क्या दे रखा है कि इफ़ a प्लस b इज इक्वल टू c है, द एंगल बिटवीन a एंड b क्या होगा, ठीक है। तो हमें सेम वही निकालना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा पता चल जाएगा। देखो इसमें क्या है कि हमें कंडीशन वेक्टर दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना दे रखा है 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 4, और सी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 5, और कंडीशन हमें क्या दे रखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। अब हम ये करते हैं कि दोनों का दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगाते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू करते हैं वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, और इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है तो हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये अंडर रूट, और ये हो जाएगा वेक्टर सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों तरफ अगर अंडर रूट हम कर दें, हटा दें स्क्वायर करके, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और तो अब हम इसे सॉल्व करें कि a का वैल्यू अगर हम पुट करें तो कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, b का वैल्यू पुट करें तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 2.3.4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस ये हो जाएगा 24, ठीक है। 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25, ये 9 प्लस 16 25 होगा। तो ये क्या, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं इस दोनों को ऐड करके इसके साथ, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या आ रहा है 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो थीटा का वैल्यू कॉस थीटा बराबर कब 0 होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, जो कि दिया हुआ है कितना π/2। देख लेते हैं ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो क्या होगा π/2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 को आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज़ गिवन एज एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है 5t माइनस 2y 2t स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट दे रखा है डेट इज़ 10t।
ठीक है, रिस्पेक्टिवली, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर्स एंड टी इज़ इन सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें ये निकालना है। एक्चुअली ये क्या है ना कि ये 2 डायमेंशनल मोशन का क्या है क्वेश्चन है कि इसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा ये एक्स के साथ भी चेंज होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी चेंज होगा और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी चेंज होगा। तो हमें दोनों को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, एज वेक्टोरियली सॉल्व करना है, वेक्टर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो हम इसे क्या करते हैं कि सिंपल डिफ्रेंसिएशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हमने इसको वेलोसिटी निकाला वी एक्स मान लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, तो क्या होगा डी एक्स अपॉन डी टी होगा, बोलो तो क्या हो जाएगा 5t माइनस 2t स्क्वायर डी अपॉन डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर आता है इसको सॉल्व करने पे आता है 5 माइनस 4t। ओके, ये वेलोसिटी हो गया। एक्सेलरेशन निकालना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो क्या होगा डी वी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा डी 5 माइनस 4t अपॉन डी टी। इसको सॉल्व करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग -4, यूनिट वेक्टर इसको आई मान लेते हैं। ठीक है, अब हम वाई एक्सिस वाले को सॉल्व करते हैं। ये हो गया tan t हो गया। नाउ tan t दैट इज डी वी वाई बराबर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा tan t डी बाई डी टी दैट इज 10 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग तो इसको सॉल्व करेंगे डी वाई बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा डी कांस्टेंट अपॉन डी टी, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि जो एक्सेलरेशन आ रहा है टोटल वो क्या होगा ए एक्स प्लस ए, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई होगा। और एक्सेलरेशन जो है वो ए वाई क्या है 0 है, तो ए एक्स है -4, देयरफॉर एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम पे तो एक्सेलरेशन डिपेंड भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड दे रखा है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आ